तो कल के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 7.2 का बेसिक पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर ही लिया था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से हम आपको करा रहा हूँ। तो आज हम कर लेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 तक क्वेश्चन करेंगे। कॉपी पर निकाल लो, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो। इस सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन से एक फॉर्मूला बनेगा। विभाजन सूत्र तो आपने पढ़ा ही हुआ है, विभाजन सूत्र के अलावा एक फॉर्मूला बनेगा मध्य बिंदु सूत्र का। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहले पढ़ लो क्या कह रहा है, पढ़ी, शाबाश, पढ़ो। देखो, कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो है 4, -1 और एक पॉइंट है हमारे पास -2, -3, है ना। इन दोनों पॉइंटों को हमने जोड़ दिया। लेट्स से इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। जोड़ने पर रेखाखंड बन गया हमारा ए बी। अब प्रश्न में कहा गया है कि इस रेखाखंड ए बी को हमने समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब कि 3 बराबर भागों में बांटना है। सम का मतलब होता है बराबर, त्रि का मतलब होता है 3, भाजित का मतलब विभाजित करना, बांटना। ठीक है, ऐसे समझो कि यार ए बी ये जो ना, ये एक डंडा है। जैसे मेरे पास पेन है ना, ऐसे कि मेरे पास डंडा है, मान लो। ठीक, मुझे इस डंडे के 3 टुकड़े करने हैं, 3 बराबर टुकड़े। तो मुझे वो पॉइंट पता करने हैं जहाँ से मैं इस डंडे को कट लगाऊंगा। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, कट लगा दिया। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ कट लगा दिया। ठीक है, तो ये 3 टुकड़े बन गए ना, 1, 2 और 3। ठीक है, तो मुझे वो पॉइंट चाहिए जहाँ से अगर मैं इनको कट करूँ तो ये 3 बराबर भागों में बट जाएं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यार एक पॉइंट अपन यहाँ लगा देते हैं, है ना, और एक अपन कट यहाँ लगा देते हैं, मान लिया अपने ने। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम लेता हूँ मैं P, इसके निर्देशांक मान लिया मैंने XY। ठीक है, इस पॉइंट का नाम ले लिया मैंने Q, इसके निर्देशांक मान लो आप, चाहो तो XY मान लो, चलो XY मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप X3, Y3, X5, Y5 कुछ भी मान सकते थे, XY मान लो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यानी ये पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से अगर मैं इस रेखाखंड को कट करता हूँ तो 3 बराबर टुकड़े बनेंगे, है ना। अब यहाँ पे 3 टुकड़े बनेंगे ना, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा। ये तीनों आपको बराबर दे रखे हैं। ठीक है, हमें ये पॉइंट्स बताने हैं कि भैया P पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे और Q पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। मैंने तो सिर्फ मानना है ना कि P पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी पोजीशन नहीं माननी है, मुझे इसकी पोजीशन मालूम नहीं है। हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। मैंने तो सिर्फ रैंडमली यहाँ पर मानना हुआ है, कहीं पर भी हो सकता है। तो मुझे इसकी x और y की वैल्यू मालूम करनी है, इस P पॉइंट की भी और इस Q पॉइंट की भी। इन दोनों पॉइंटों के निर्देशांक मालूम करने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कैसे मालूम करेंगे? विभाजन सूत्र से। लेकिन विभाजन सूत्र में तो यार हमें अनुपात की जरूरत पड़ती है, रेशो की जरूरत पड़ती है ना। रेशो तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो रेशो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे वो समझो। तो उसके लिए पहले मैं आपको छोटा तरीका बता देता हूँ रेशो निकालने का। जब आपको रेशो ना दे रखा हो और क्वेश्चन में कहा हो कि सम त्रिभाजित है, सम द्विभाजित है, सम पंचभाजित है। ठीक है, अगर प्रश्न में बराबर के बारे में कुछ बता रखा हो ना, तब उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको समझ लो। उसके बाद मैं उसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा। ठीक, तो मुझे इस P पॉइंट का रेशो निकालना है ना। तो कैसे निकालूंगा भाई? इस P पॉइंट से पहले कितने डब्बे हैं, इस P पॉइंट से पहले कितने खाने हैं? एक ही खाना है, ये एक खाना, ये 2 खाना, ये 3 खाना, है ना। तो P पॉइंट से पहले कितने खाने हैं? एक खाना। P पॉइंट के बाद कितने खाने हैं? 1 और 1, 2 खाने हैं। तो इसका अनुपात हो गया 1:2। क्यों हुआ रीज़न समझेंगे, लेकिन पहले बार लिख लो। ऐसे ही Q पॉइंट का देखते हैं। Q पॉइंट से पहले कितने खाने हैं? 1 और 1, 2 खाने। Q पॉइंट के बाद 1 खाना। तो Q का रेशो हो गया
2:1। अब इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है वो समझ लो। ठीक, देखो ये जो ए पी लेंथ थी और जो पी क्यू लेंथ थी और जो क्यू बी लेंथ थी, ये तीनों बराबर थी। तीनों क्या थी, बराबर थी। मान लो कि ए पी लेंथ थी हमारी एक्स, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। और पी क्यू लेंथ भी हमारी एक्स होगी और जो क्यू बी लेंथ है ये भी हमारी क्या होगी, एक्स होगी। तीनों बराबर बराबर है ना, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। अब मुझे इस पी पॉइंट के निर्देशांक मालूम करने हैं। इस रेखाखंड ए बी में, इस पूरी रेखाखंड को लिया है, इस रेखाखंड ए बी में मुझे पी पॉइंट के निर्देशांक मालूम करने हैं। तो निर्देशांक मालूम करने के लिए अनुपात चाहिएगा, यानी इस पी पॉइंट का अनुपात कैसे निकालूंगा। तो अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना, है ना। तो बटे में लिखना मतलब हो गया ए पी बटे में, ठीक है। पी पॉइंट से पहला क्या आया हमारा, ए पी आया ना पूरा का पूरा। पी पॉइंट के बाद कौन सी लाइन है, पी पॉइंट के बाद हमारी पी बी, यानी ए पी बटा पी बी हो गया। ए पी की लेंथ कितनी है, ए पी की लेंथ है एक्स, इस ए पी की लेंथ कितनी है, एक्स है ना। अच्छा पी बी की लेंथ कितनी है, इस पूरी पी बी की लेंथ कितनी है, एक्स प्लस एक्स, ये भी एक्स था ये भी एक्स था। तो इस पी बी की लेंथ निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। तो x से x कट गया, कितने पे, 1 पे। तो ये आ गया हमारा 1/2, यानी 1:2। इसलिए मैंने यहाँ पे 1:2 लिखा। सेम चीज़ यहाँ पे हुई क्यू पे, समझ रहे हैं। अब क्यू से पहले क्या था हमारे पास, ए क्यू था। इस पूरी रेखाखंड को ले रहे हैं ना, तो क्या था हमारे पास, ए क्यू। अरे क्यू के बाद क्या था, क्यू के बाद तो सर क्यू भी था। अब ए क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू को, ए क्यू की लेंथ कितनी है, ये x है ये x है, तो 2x होगी। और क्यू बी की लेंथ कितनी है, क्यू बी की लेंथ तो सिर्फ x है, तो x होगी। x से x कट गया, है ना। चाहो तो आप लिख दो यहाँ भी 1 पे कट गया, आपकी मर्जी है। तो हो गया 2/1, यानी रेशो आ गया 2:1। इसलिए मैंने यहाँ पे 1:2 लिखा और यहाँ पे 2:1 लिखा। ये सिर्फ समझने के लिए था, इसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टीचर को पता है कि यार आप कितने होशियार हो, होशियार हो ना, बस, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर देता हूँ, ज़्यादा मैंने डार्क कर दिया। ठीक, ये चीज़ थी। रेशो कैसे पता करोगे भैया, इस पॉइंट से पहले कितने डब्बे हैं, 1। इस पॉइंट के बाद कितने डब्बे हैं, 2। अब इस पॉइंट से पहले 2 डब्बे, इस पॉइंट के बाद 1 डब्बा, इसलिए अनुपात ऐसे ज्ञात हो गया, है ना। अब बस विभाजन सूत्र का यूज़ करके इस पी पॉइंट के निर्देशांक पता कर लो। ऐसे ही क्यू पॉइंट के कर लेना। सबसे पहले मैं पी पॉइंट के करूँगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब विभाजन सूत्र को चाहो तो आप अलग अलग करके लगा लो, जैसे मैंने आपको बताया था यार, x निकाल लो अलग से, y निकाल लो, चाहो इकट्ठा करके भी लगा सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे लिखोगे px, y बराबर, विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2, यही बात है। ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 बाय में m1 प्लस m2, ठीक है। अब बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है कि यार ये मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखने की भी जरूरत नहीं है, छोटे तरीके से और करेंगे। इसको मिटा रहा हूँ भाई फॉर्मूले को, ये तो मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाए, ठीक। अब बिना फॉर्मूले के आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट के निर्देशांक मालूम करने हैं ना, तो m1x2 अपने दिमाग में रखो फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1, है ना। तो m1 कितना है, 1, x2 कितना है, -2, प्लस में m2 कितना है, 2, x1 कितना है, 4। नहीं तो तरीका समझ लो ना, पहले वाले को इस पहले वाले से गुणा करनी है और इस दूसरे वाले को इस पहले वाले से गुणा करनी है। सुन भाई, दोनों तरफ से पहला पहला अंक लेना है, यहाँ से भी पहला अंक लेना है, यहाँ से भी पहला अंक लेना है, ऐसे क्रॉस लग गया, बाय में इन दोनों का जोड़। सेम चीज़ आपने y निर्देशांकों के साथ करनी है, क्रॉस करो, ऐसे क्रॉस, तो
1 की -3 से गुना होगी और 2 की -1 से गुना होगी, बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, है ना। इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा px, y बराबर, चाहो तो फॉर्मूला लगा के कर लो, लेकिन आपको आदत पड़ जानी चाहिए ऐसे ऐसे की। तो -2 की 1 से गुना करोगे, -2 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6/3। यहाँ पर देखो -3 और ये -2, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, -3 और -2 कितना हो गया, -5/3। यानी इस P पॉइंट के निर्देशांक आ गए हमारे 3 दूनी 6, 2, और इसका आ गया हमारा -5/3, ऐसा कैसा एक तो। यानी जो P पॉइंट है वो इस पॉइंट, इसके निर्देशांक हमारी ये हैं 2, -5/3, है ना। सेम चीज़ आपने क्याऊ के साथ करनी है, समझ रहे हो। आप क्या कहोगे कि भैया क्याऊ x, y निकालने के लिए मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला जो क्याऊ x, y है वही m1 x2 + m2 x1 बाय में m1 + m2, है ना। लेकिन अब की बार m1 और m2 ये होंगे, कैसे, क्रॉस लगा दो बस, इसको भूल जाओ ना। 2 की गुणा -2 के साथ -4, और 1 की गुणा 4 के साथ +4, बात समझ में आ गई। इन दोनों का जोड़ कर दो 3। ऐसे ही वापस क्रॉस लगाओ y निर्देशांक को लेते हुए, 2 की गुणा -3 के साथ -6, और 1 की गुणा -1 के साथ -1 बटे में क्या 3, इन दोनों का जोड़। तो ये हो गया हमारे पास क्याऊ x, y बराबर -4 + 4 0/3, और -6 -1 -7/3, कट के हमारे पास आ गया 0/3 हो गया 0, और ये आ गया हमारा -7/3, है ना। अब आप कहोगे सिर्फ बिना फॉर्मूले करेंगे तो नंबर कट जाएंगे क्या, नहीं कटेंगे, ये कराया ही बिना फॉर्मूले के जाता है, सीधा डायरेक्टली करवाया जाता है। कि ऐसे कह देते हैं कि भैया तुम क्रॉस करना, तुम्हें इस केस से इस केस से, फिर ऐसे दूसरे को साथ में लेकर चलना, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ये P वाला करना था, बिना फॉर्मूला लगाए डायरेक्टली कर सकते थे, बात समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा कि भैया P पॉइंट के निर्देशांक ये हैं 2, -5/3, और क्याऊ पॉइंट के निर्देशांक है हमारे पास 0, -7/3। अब आपको मैं ये सॉफ्टवेयर में करा देता हूँ, सॉफ्टवेयर में आपको अंदाज़ा लग जाएगा, करना बस इतना ही है, ठीक है। जो अपने एग्ज़ाम में लिखना है वो सिर्फ इतना लिखना है, नोट कर लो एक बार, तो इसको समझ में आ गया। रिकैप कराऊँ, फिर भी करा देता चलो। एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड के हमने 3 टुकड़े करने हैं, हमने वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ से इसके मैंने तोड़ना है, मतलब इसके टुकड़े करने हैं। तो मैंने कहा कि भैया एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 3 टुकड़े तभी होंगे ना, 1, 2 और 3। इसका अनुपात निकाल लिया, इसका अनुपात निकाल लिया, विभाजन सूत्र लगा दिया दोनों में, हमारा आंसर आ गया, बस सिंपल, ठीक है। नोट कर लो इसको। करो इसको एक बार सॉफ्टवेयर पे देखते हैं, चलो। दो पॉइंट कौन से हैं, एक तो 4, -1, एक है -2, -3, है ना। 2 पॉइंट लगा देता हूँ एक बार, 4, -1, यानी एक तो पॉइंट हो गया ये, एक था -2, -3, ये था -2, -3, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, ये 2 पॉइंट है ना। इन दोनों को जोड़ के एक रेखाखंड बना देते हैं, बना दिया। अब प्रश्न में कहा गया था कि इस पर ऐसे पॉइंट्स पता करो जहाँ से ये रेखाखंड 3 बराबर भागों में टूट जाए, ये बात थी। तो हमने विभाजन सूत्र का यूज़ किया, विभाजन सूत्र ने हमें ये पॉइंट्स दिए। एक पॉइंट है 2, -5/3, इसको मैं लगा देता हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2, -5 भाग में 3, एक पॉइंट लग गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या आया था अपना 0, -7/3, है ना। तो 0,
माइनस का 7 भाग कहाँ गई भाई, भाग में 3। दूसरा पॉइंट भी अपना लग गया। ये यहाँ देखो, ये 2 पॉइंट इसने लगा के दे दिए, है ना। अब अगर मैं बी डी सी और सी ए इनकी लंबाई निकालूंगा, तीनों बराबर मिलेंगी। निकाल के दिखाऊँ आपको मैं। बी डी की लंबाई देखो कितनी आई, 2.11। अब आप देखना डी सी की लंबाई 2.11। अब आप देखना सी ए की लंबाई 2.11। कहा था ना तीनों लंबाइयाँ बराबर आई। बस भाई अगर मान लो मैं इस डंडे के टुकड़े करूँगा ना तो 3 बराबर टुकड़े हो जाएंगे, ये कहने का मतलब था। बस कंसेप्ट क्लियर होगा, हाँ ना बोल दो, ठीक है। ऐसे करना था। अब यहाँ पर हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है मध्य बिंदु फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र कह लो, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। उस दूसरे तरीके में पी पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, लेकिन क्यू पॉइंट को निकालने के लिए हम दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। उसको मैं करा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ भाई एक बार मैं, ठीक है। अब पी पॉइंट तो आपने निकालना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा फॉर्मूला लगाओ, चाहे विभाजन सूत्र लगाओ, चाहे मध्य सूत्र लगाओ, मध्य बिंदु सूत्र लगाओ, कोई भी लगाओ, आपको पी पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। क्यू पॉइंट को निकालने का दूसरा तरीका क्या है वो समझ लो। चलो यहीं पे करा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ इस रेखाखंड को देखें, थोड़ा डार्क करता हूँ इसको, सिर्फ आप इस रेखाखंड को देखिएगा, पीबी को, ए बी को नहीं देखना है, सिर्फ पीबी को देखना है। अगर आप पीबी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्यू पॉइंट एक मध्य बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि भैया पी क्यू और क्यू बी इनकी लेंथ बराबर है, बराबर है तो क्यू क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, बीच में आने वाला पॉइंट होगा। तो आप क्या लिखोगे कि भैया पीबी रेखाखंड में जो क्यू बिंदु है वो मध्य बिंदु है। क्यू हमारा क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब क्यू अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू और क्यू बी का रेशो कितना आएगा, 1:1 आएगा। समझ रहे हो, ये 2:1 तो तब आया था ना जब हमने ए बी को लिया था, अब तो सिर्फ हम पी बी को ले रहे हैं। तो अगर क्यू मध्य बिंदु है तो पी क्यू और क्यू बी का रेशो कितना होगा, 1:1 होगा। क्यों भाई, देखो पी क्यू और क्यू बी का रेशो निकालना है ना, तो इसका मतलब पी क्यू और क्यू बी को भाग करोगे आप। पी क्यू की लेंथ कितनी थी, एक्स मानी थी, क्यू की भी कितनी है, एक्स है, तो एक्स से एक्स कट गया, कितने पे कटा, 1/1 पे, यानी 1:1 हो गया। यानी ये जो अनुपात है ये कितना है, 1:1 है। बस समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर आप विभाजन सूत्र का यूज़ करोगे ना, विभाजन सूत्र का यूज़ करोगे तो यहाँ से आपका मध्य बिंदु सूत्र बन जाएगा। करके दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, ठीक है। विभाजन सूत्र से ही मध्य बिंदु सूत्र बना। तो हमारे पास विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र है हमारे पास क्यू एक्स कोमा वाई बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2, ये बात है। ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 बाय में m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं m1 और m2 की वैल्यू रख देता हूँ। m1 m2 कितना है, 1:1 है, क्योंकि मैं सिर्फ pb को देख रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर 1 और 1 लिखूँगा तो 1 की x2 से गुणा करेंगे तो x2 ही आना है, 1 की x1 से गुणा करूँगा तो x1 ही आना है, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर y2 प्लस y1 बाय में 1 और 1 2 हो गया। समझ रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से लिख देता हूँ, अब बेचारा आम आदमी लग रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिखूँ तो ये हो गया x1 प्लस x2 बाय में 2, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखूँ तो ये हो गया y1 प्लस y2 बाय में 2, है ना, ताकि याद रह सके आसानी से। तो ये हमारा है मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। जब भी आपको कोई मध्य बिंदु दिया हो, अब यहाँ पर अगर हम बी रेखाखंड में देखें तो क्या मुझे मध्य बिंदु दिया था, जब मध्य बिंदु दिया हो तो मैं मध्य बिंदु सूत्र का यूज़ करके भी उस पॉइंट के निर्देशांक निकाल सकता हूँ। विभाजन सूत्र से भी निकल जाएंगे, निकले तो थे अपने,
लेकिन अगर आप मध्य बिंदु सूत्र का यूज़ करोगे तो और आसानी रहेगी। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र क्या है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब यहाँ पे x1 और x2 क्या है इसको समझ लेना, क्योंकि देखो हमने रेखाखंड लिया सिर्फ ये है ना, इसको आप भूल जाओ पिछले वाले को, सिर्फ ये लिया तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, सॉरी x1 ये, y1 ये हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, है ना। कभी आप इसको ही पकड़े बैठे हो कि ये x1 y1 है, ये तो तब होता ना जब मैं ए बी को रेखाखंड लेता, अभी तो मैंने पी बी को लिया इसलिए। ठीक है, अभी मैं आपको क्यू के निर्देशांक निकाल के दिखाता हूँ, इसको मिटा दूँ। देखो मैं कहूँगा मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है, तो मुझे क्याऊ एक्स कोमा वाई जो कि मध्य बिंदु है इसके निर्देशांक मालूम करने हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या है, x1 प्लस एक्स टू बाय में टू, है ना। तो x1 तो यार x है, डायरेक्टली लिखना है, इसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इसका x निर्देशांक है और जो इस दूसरे बिंदु का x निर्देशांक है, इनको जोड़ के आधा कर दो, बटे हुए 2 लिख दो, समझ में आया। x जमा में माइनस का 2 यानी x माइनस 2 हो गया, समझ रहे हो। आप क्या लिखते हैं, x प्लस में माइनस का 2 लिखते हैं ना, बाय में 2 लिखते हैं, प्लस माइनस तो डायरेक्टली माइनस 2 हो गया ना, बाय में 2। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, नहीं तो आप एक काम करो ना, इसको भी लिखने की जरूरत क्या है, लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र ही, लेकिन यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू आई थी इसको लिख देते हैं। ठीक, इसको मिटा देता हूँ एक बार मैं। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 2, -5/3 आई थी ना। तो x1 प्लस एक्स टू, 2 प्लस माइनस का 2 बटे में 2, y1 प्लस y2 माइनस का 5/3 प्लस में माइनस का 3 बाय में 2। तो हो गया हमारा क्याऊ एक्स कोमा वाई बराबर 2 प्लस माइनस 2 का मतलब हो गया 0, है ना। 2 माइनस 2 हो गया ना, 0 हो गया, 0/2। और इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, 3 माइनस का 5 और माइनस का 9 बटे में क्या है 2। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो, जो पहले निर्देशांक आए थे वापस वही आएंगे, 0/2 तो 0 हो गया। इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14/3, ऊपर तो माइनस का 14/3 हो गया, नीचे बटे में 2 है ना, ऊपर चल जाएगा ये 2, नहीं नहीं 2 मिनट रुको, गलती तो नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। नीचे वाले को 2/1 लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 1/2, है ना। 2 सत्ता 14, 7 पे कट गया, यानी क्याऊ के निर्देशांक क्या हो गए हमारे, ये हो गया हमारे 0, -7/3। ठीक है, और अगर आप पीछे वीडियो देखोगे जो मैंने पीछे किया था अभी, उसमें देखोगे तब भी क्याऊ का निर्देशांक यही आया था, चाहे इसको विभाजन सूत्र से कर लो चाहे मध्य बिंदु सूत्र से कर लो। ठीक है, आएंगे आपके आंसर सेम ही। ठीक, आप कहोगे सर इतनी रामायण क्यों गा दी, पहले हो ही नहीं गया था, आंसर आ ही तो गया था, लेकिन ये करना ज़रूरी था भाई, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन बाद में भी आएगा, है ना। तो उसमें अपन मध्य बिंदु सूत्र लगा के उस क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इसको अगर नोट कर लो, मध्य बिंदु सूत्र को करो, शाबाश। करिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखने में तो बहुत लंबा क्वेश्चन लगेगा लेकिन है छोटा सा क्वेश्चन। एक बार मैं इसको कॉपी कर लूँ क्योंकि इस डायग्राम पे कुछ पॉइंट्स बनाने हैं मुझे।
पहले अपने आप पढ़ो, पढ़ो भी और साथ साथ समझ भी लो डायग्राम में क्या कहना चाह रहा है। पढ़ो, शाबाश। मतलब भी समझना अपने आप, लाइन पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, जितनी लाइन पढ़ी उसका मतलब पता होना चाहिए यार ये पॉइंट यहाँ बनेगा, ये पॉइंट यहाँ बनेगा। ये जो आपको डायग्राम दे रखा ना, गमले हैं और ये दो लड़कियाँ हैं, क्या नाम है इनका, निहारिका और दूसरी कहाँ चली गई, प्रीत। ये दोनों के पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, बताऊँ? देखो क्या क्या रखा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। मतलब ये जो लाइन बन रही है ना, 1 2 3 4 5, ये 1 मीटर के गैप में बन रही है। ठीक है, और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, और यहाँ पर जो गमले रखे गए हैं ये भी 1 मीटर के गैप में बन रहे हैं। मतलब एक बार देखा जाए तो ये हमारा एक कार्तीय तल बन गया, निर्देशांक तल बन गया ना। यहाँ पर भी 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप है। ठीक है, कहाँ तक चल रहा है, 100 गमलों तक, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 100 तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। जो निहारिका है, ये जो गुड़िया है निहारिका, ठीक है, ये दूसरी पंक्ति में इस AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। निहारिका कौन सा झंडा गाड़ती है, हरा, लिख देते हैं यार, हरा झंडा। ठीक है, कहाँ पर गाड़ती है, ये दूसरी पंक्ति में दौड़ती हुई इस AD के 1/4 भाग पर जाकर झंडा गाड़ती है। AD का 1/4 भाग कितना हो गया, AD में गमले हैं 100, AD में गमले कितने हैं 100, या फिर आप कह लो 100 मीटर की दौड़ दौड़नी है, तो 100 का 1/4, 100 का 1/4, यहाँ पर जो का होता है ना उसका मतलब मल्टीप्लाई, आपने छोटे क्लास में समझा होगा ना। 100 का 1/4, 100 गुना 1/4 कितना हो गया, 25 हो गया। 100 का चौथा भाग 25 ही होना है ना। यानी ये जो निहारिका है ये दूसरी लाइन में भागते हुए जब 25वें गमले पर पहुंच जाती है, कौन से गमले पे, 25वें गमले पे पहुंच जाती है, तो वहां पर जाके डंडा गाड़ देती है। ठीक है, झंडा। तो ये कौन से पॉइंट पे काटती है, ये काटती है भैया 2,25 पे जाके। बात क्लियर होगी। अगर मैं इसकी बात करूं, दूसरी कौन सी है, प्रीत, तो इसने क्या कहा कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर, AD कितने हैं भैया, AD में तो 100 गमले हैं, या फिर कह लो 100 मीटर की दौड़ दौड़नी है, ये भी मीटर में तो ये भी मीटर में लेना पड़ेगा, तो 100 मीटर का 1/5 भाग हो गया 20। यानी प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ते हुए 20 गमलों के बाद, या फिर कह लो 20 मीटर के बाद अपना झंडा गाड़ देती है। यानी अगर मैं कहूँ तो ये हो गया 8,20। इस प्रीत का निर्देशांक है 8,20 और निहारिका का निर्देशांक है 2,25। बात क्लियर होगी। ठीक है, और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, इसने गाड़ा भैया लाल झंडा, ये लाल झंडा गाड़ दिया। ठीक है, आगे दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, हमें इस हरे झंडे और इस लाल झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यदि रश्मि को, पहले तो अपन दूरी ज्ञात कर लेते हैं फिर बाद में पढ़ देंगे क्वेश्चन का। इतनी बात समझ में आ गई ना। एक लड़की है हमारी निहारिका, दूसरी लड़की है प्रीत, दोनों दौड़ रही हैं भैया, ये भी उससे फास्ट, ये उससे फास्ट, मतलब मैं तरना रहूँगी, ये बोले मैं तरना रहूँगी, देखा है कौन किसने रहा होगा। दोनों दौड़ती जा रही हैं। तो निहारिका झंडा गाड़ती है 25 मीटर दूर जाने पर, है ना। दूसरी पंक्ति में जब ये 25 मीटर दूर चल जाते हैं, 25वें गमले के पास चल जाते हैं, तो वहाँ पे झंडा गाड़ देती है।
तो इसका निर्देशांक हो गया 2,25, क्योंकि 1-1 मीटर का गैप यहाँ पर है, 1-1 मीटर का गैप यहाँ पे है। और ये जो दूसरी थी प्रीत, ये 8वीं पंक्ति में दौड़ते हुए 20 गमलों के बाद झंडा गाड़ती है, मतलब इसका निर्देशांक हो गया 8,20, है ना। ये 20 और 25 कहाँ से आए, ये मैंने यहाँ से निकाले भाई, 100 का 1/4, 100 का 1/5, ठीक है। तो हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स, या फिर कह लो हरे झंडे के निर्देशांक और लाल झंडे के निर्देशांक मालूम चल गए। अब हमें इनकी दूरी निकालनी, दूरी सूत्र का यूज़ कर लेना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, पहले एक्सरसाइज का, है ना। वहाँ से दूरी सूत्र का यूज़ करके इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। इसके बाद देखो क्या करना है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, मतलब समझो इसका। मैं एक बार डायग्राम से चलो यहीं बता देता हूँ। देखो, एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है। इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब एक तीसरी लड़की आई, ठीक है। तीसरी लड़की ने इन दोनों झंडों के बीच में अपना झंडा गाड़ना है, ठीक है ना। तो हरे झंडे और लाल झंडे की ये दोनों पॉइंट थे ना, इनको हमने जोड़ दिया। अब इसका मिड पॉइंट, इसके मध्य बिंदु पर रश्मि ने डंडा गाड़ना है, इसके मध्य बिंदु पर। कौन से कलर का, नीले कलर का, तो नीला कलर सेलेक्ट कर लो एक बार। इसके मध्य बिंदु पर नीले रंग का झंडा गड़ेगा भैया। कौन से रंग का झंडा गड़ेगा, ये नीले रंग का झंडा गड़ेगा। बस समझ में आ गई। तो मुझे इस नीले रंग की पोजीशन भी पता करनी है, तो आप मध्य बिंदु सूत्र लगा देना जो अभी हमने पढ़ा, वहाँ से आपको इस नीले रंग के निर्देशांक मालूम चल जाएंगे। मालूम चला, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, आप वहाँ से स्टार्ट कर लो, जहाँ पे अटको वहाँ से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ मैं, कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले आप कहोगे कि हरे झंडे के निर्देशांक बताना पड़ेगा ना। हरे झंडे के निर्देशांक क्या होंगे, 2,25 होंगे। ये 25 कहाँ से आया, आपने 100 का 1/4 किया, ये बात है ना, 1/4 100 का किया, तो यहाँ से क्या हुआ, 25 हो गया। तो हरे झंडे के निर्देशांक हो गए हमारे 2,25, इसको लिख के आना पड़ेगा। ऐसे ही लाल झंडे की बात करते हैं, लाल झंडे के निर्देशांक ये क्या हो जाएंगे, 8,100 का 1/5 भाग, यानी कट के 20 आएगा, 8,20 हो गया, ठीक है। हमें हरे रंग के निर्देशांक मालूम है, हमें लाल रंग के निर्देशांक मालूम है, हमें इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट तो यही था ना, दूरी ज्ञात करो। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी कैसे मालूम करेंगे, दूरी सूत्र लगा लेंगे भैया, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा √, इसको आप ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो। ए बी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर, डायरेक्टली कर दूँ, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस में 20 - 25 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो गया, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 20 में से 25 गया -5, -5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 को जोड़ लो। एक स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, SH अहमद नाम है उनका, हाँ, उनका कमेंट आया था कि सर आप 36 और पता नहीं किसको जोड़ के हमेशा 41 हाँ 41 बनता है और मैं 52 बता देता हूँ, बस वही है, आदत लग जाती है। देखो 36 और 25 को जोड़ना है, 36 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखना पड़ेगा भैया। बस 6 और 5 11, एक आंसर ऊपर, 3 और 2 5 और 1 6, 61, यानी ए बी के बीच की दूरी हो गई √61, √61। अब हमने इस नीले रंग के झंडे के निर्देशांक बताने हैं। ये जो नीला रंग का रश्मि ने झंडा गाड़ा है ना बीचों बीच, इसका निर्देशांक बताना है, ठीक है भैया। ये कौन से पॉइंट पर है,
कैसे बताऊंगा? मध्य बिंदु प्रमेय का यूज कर, मध्य बिंदु सूत्र का यूज कर सकते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय अलग चीज़ है, मध्य बिंदु सूत्र का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो चाहो तो आप विभाजन सूत्र से भी कर सकते हो, क्योंकि रेशो 1:1 हो गया, वापस से करोगे तो वापस वही बनेगा ना, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक। इतना नोट कर लो पहले आप, तो थोड़ा सा मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। अब हम लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये फिर कंप्लीट नहीं आएगा, ठीक है। मध्य बिंदु सूत्र से मैं इस नीले रंग के झंडे के निर्देशांक बता सकता हूँ। यहाँ लिख देते हैं नीले झंडे के निर्देशांक, ठीक। इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं C, जिसके निर्देशांक हैं x, y। ये हो जाएगा C x, y बताना है ना, बराबर होगा इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट जोड़ के बटे में 2 लिख दो। x1 + x2 बटा 2 था ना, तो 2 + 8, 8 और 2 10 बटा 2। ऐसे ही इन दोनों के y कोऑर्डिनेट जोड़ के बटे में 2 लिख दो। 25 और 20 45 बटा 2, ठीक है। देखो फिर आगे, ये हो गया हमारा 10 बटा 2 तो हो गया 5। जब 45 का आधा करोगे, 45 को 2 से भाग करोगे तो ये आएगा 22.5। यानी इस C पॉइंट के निर्देशांक हैं हमारे 5,22.5। यानी इस रश्मि दीदी को 5,-22.5 पे जाकर के झंडा गाड़ना पड़ेगा, है ना। तभी तो ये पॉइंट इन दोनों का बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, क्योंकि इसको झंडा जो है इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में गाड़ना है। तरीका समझ में आया? रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पॉइंट पता कर लिए, फिर AB की दूरी ज्ञात कर ली, फिर हमने इस C पॉइंट के निर्देशांक मालूम कर लिए। कैसे किए? मध्य बिंदु सूत्र का यूज करके। अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लो। देखो फिर अगला, बहुत मतलब प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना। पढ़िए, शाबाश, इसको पहले पढ़िए, इसके बाद करते हैं। एक नया कंसेप्ट यहाँ से सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बताएंगे, लेकिन पहले पढ़ लो। पढ़ लिए भाई। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? मतलब अब की बार आपसे अनुपात पूछ लिया। पहले क्या पूछता था? निर्देशांक पूछता था। अब की बार क्या पूछ लिया? अनुपात पूछ लिया। तो तब भी वैसे ही करना है जैसे पहले करते थे। पहले हम XY की वैल्यू निकालते थे, अब की बार M1 M2 की वैल्यू निकालनी है, बस, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हैं। एक पॉइंट है हमारे पास -3,10, दूसरा पॉइंट है 6,-8। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने पर जो रेखाखंड बना, ठीक है, उस रेखाखंड के बीचों, कहीं पर भी हो सकता है, बीच में हो, कहीं पर भी एक पॉइंट है -1,6, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी। हमने मान लिया यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P, इसका नाम दे दिया AB, ठीक। तो हमें इस पॉइंट के अनुपात पता करने हैं कि यार इस पॉइंट ने इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया है, इस पॉइंट ने इस रेखाखंड को किस अनुपात में तोड़ा है, विभाजित किया है। समझ में आई? मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो किस अनुपात में तोड़ा है ये मालूम करना है। समझ रहे हो? यानी मुझे M1 और M2 मालूम करने हैं कि भैया M1:M2 क्या है। तो जैसे आप पहले करते थे सेम टू सेम अब करना है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे? हम विभाजन सूत्र का यूज़ करते थे। अब की बार भी विभाजन सूत्र लगा देंगे। हम कहेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता था? ये होता था सर P -1,6 बराबर होगा, ये पॉइंट बराबर होता था किसके? M1x2 प्लस M2x1 बाय में M1 प्लस M2, ठीक है।
और m1y2 प्लस m2y1 बाय में m1 प्लस m2 के। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र कब कब लगाना है। मध्य बिंदु सूत्र तो तब लगाना है जब आपको मिड पॉइंट दिया हो, स्पेशली कहा हो कि यार ये तो बिल्कुल बीचों बीच में है। अब इस पर्सन में ये पॉइंट कहाँ नहीं है कि बीच में है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं विभाजन सूत्र लगा रहा हूँ। अगर ये कह देता कि बीचों बीच है तो फिर तो पहले ही रेशो पता चल जाना था। अगर बीचों बीच होता तो 1:1 हो जाता, है ना। अगर ये कह देता बीचों बीच है तो हम मध्य बिंदु सूत्र यूज़ कर सकते थे फिर भी, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हो गया हमारा p - 1,6 बराबर होगा m1 का तो मालूम नहीं मान, तो कोई बात नहीं, m1 का m1 लिख दो। x2 का मालूम है, x2 तो 6 है, तो ये 6 यहाँ पे लिख दो, है ना। 6 यहाँ पे लिख दो, चाहे आगे लिख दो, बात तो एक ही है। इसको मैं आगे लिख देता हूँ ताकि इक्वेशन बन जाए। इसको लिख दूँ 6m1, m1 6 लिखो चाहे 6m1 लिखो, बात तो सेम है भैया। प्लस m2 की x1 से गुणा करनी है, इस m2 की x1 से -3 से गुणा करनी है, तो क्या हो जाएगा -3 m2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ ना, क्यों इतनी समस्या ले रहा हूँ। -3 m2 हो गया। वापस समझो, क्रॉस लगाना है ना, इसके ऐसे ऐसे क्रॉस लगाना है, तो m1 का 6 के साथ क्रॉस लगाया 6m1, m2 का -3 के साथ क्रॉस लगाया -3 m2 बटे में m1 प्लस m2। सेम चीज़ यहाँ पर क्रॉस लगाओ y के साथ। अब m1 का -8 से क्रॉस लगाया -8 m1, ठीक है, m2 का 10 के साथ क्रॉस लगाया प्लस का 10 m2 बाय में m1 प्लस m2। बस समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि भैया -1 इसके बराबर होगा, 6 इसके बराबर होगा, ये होता था ना। यहाँ पर अगर xy लिखा होता तो x इसके बराबर होता है, ये x निर्देशांक देता है आपको पहले और ये y निर्देशांक देता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भैया -1 बराबर है 6m1 -3 m2 बटे में m1 प्लस m2 के, ठीक है। ठीक इसी तरह 6 बराबर होगा -8 m1 प्लस 10 m2 बाय में m1 प्लस m2 के। सुन भाई, -1 इसके बराबर है और 6 इसके बराबर है। जब मैं इसको सोल्व करूँगा ना तो इक्वेशन बनेगी और वहाँ से कट के हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर m1 प्लस m2 भाग में है ना, इसको ले गया मैं गुणा में, तो -1 इंटू m1 प्लस m2 बराबर हो गया 6m1 -3 m2, ये हो गया माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर 6m1 -3 m2। समझ रहे हो, सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको और कुछ नहीं। तो m1 को मैं एक तरफ ले जाता हूँ, m2 को मैं एक तरफ ले जाता हूँ, तो ये हो गया हमारा माइनस का m2 प्लस का 3m2 बराबर 6m1 प्लस का m1, यानी ये हो गया हमारा 2m2 बराबर 7m1, ठीक है। मुझे m1 और m2 का रेशो चाहिए ना, तो इस m2 भाई साहब को नीचे ले आओ और इस 2 को भी नीचे ले जाओ, इसके 2/7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1/m2 हो जाएगा। वापस समझो, m2 गुणा में था भाग में ले आए, 7 गुणा में था भाग में ले गए, तो m1/m2 का रेशो कितना आया 2:7 आया, यानी जो इनका रेशो है ये कितना होगा 2:7 होगा। समझ में आई बात। हमने कुछ नहीं किया भैया, वही विभाजन सूत्र का यूज़ किया, है ना। फिर क्या करा, इसको इसके बराबर रखा, इसको इसके बराबर रखा, सोल्व किया तो यहाँ से मुझे रेशो को मिल गया। अब सेम अगर आप यहाँ पे करोगे ना तो भी 2/7 ही मिलेगा, करके देख लो। चाहे 6 की m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करनी है, भाग में ना m1 प्लस m2, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगी, बराबर यहाँ बचेगा माइनस का 8m1 प्लस का 10m2, ये हो जाएगा हमारा 6m1 प्लस 6m2 बराबर माइनस का 8m1 प्लस का 10m2, ठीक है। इस -8 को यहाँ ले आता हूँ, ये हो गया 6m1
प्लस में 8m1 बराबर 10m2 माइनस का 6m2। बस में आई। ये हो गया हमारा 14m1 बराबर 4m2। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, m1/m2 का रेशो निकालना है ना। अगर m2/m1 का कह देता ना तो इसको मैं नीचे लेके जाता, लेकिन अब की बार मैं इसको नीचे लेके आऊँगा। ये हो जाएगा m1/m2 बराबर 4/14, 2 × 4 2 7 14। ये कितना आ गया अपना 2/7 आ गया। यहाँ पर भी रेशो 2/7 आया था, यहाँ पर भी रेशो 2/7 आया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वापस समझ लो, विभाजन सूत्र का यूज़ किया, इसको इसके बराबर रखा, इसको इसके बराबर रखा, सोल्व करते 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 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, और दूसरा तरीका आसान है। ठीक है, तो एक बार तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो दूसरा तरीका बहुत आसान है। ठीक, अब एक चीज़ समझना, कैसे बताएंगे आपको। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, m1/m2, m1/m2। अब अगर इस m2 को मैं नीचे ले आऊँ तो हो जाएगा m1/m2। रेशो में यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों भाई, क्योंकि m2 के साथ 1 मल्टीप्लाई में तो होगा। अब आप m2 को नीचे ले आए तो यहाँ पे तो 1 बचेगा ना, 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में होगा तो m2 तो होता ही नहीं, खत्म हो जाता पहले से ही। समझ भाई, तो m2 को अगर आप नीचे लेके आओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आप m1/m2 को कुछ मान लो, m1/m2 एक वैल्यू निकलेगी ना, जैसे पिछली बार क्या निकली थी, m1/m2 2/7 निकली थी, एक वैल्यू थी कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही अगर मैं m1/m2 को कुछ नाम दे दूँ, लेट से मैं इसका नाम दे देता हूँ, मान लो k नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकता था अपनी मर्जी से, है ना। xy इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले से ही मानने पड़े हैं xy, तो कन्फ्यूज हो जाए, इसलिए अपने k नाम दे दिया भैया, कि जो m1/m2 की वैल्यू आएगी वो हमने k मान ली, रेशो 1 का 1। ठीक है, अब की बार मैं क्या करूँगा, अब की बार मैं अनुपात मानूंगा k/1। पिछली बार मैंने क्या माना था, m1/m2 माना था ना, अब की बार मैं k/1 मान लूँगा, जहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। m1/m2 से भी आ जाता है, लेकिन वो है थोड़ा सा लेंथी करना पड़ता है, क्योंकि 2 अननोन वैल्यू होगी ना, m1 भी निकालना है, m2 भी निकालना है। ठीक है, लेकिन जब आपने m2 को नीचे लेके आए और इसको k से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकलती ही आपको m1/m2 पता चल जाएगा। बात क्लियर है, k की वैल्यू पता चल गई, क्या हो जाएगा, m1/m2 मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आसानी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर k/1 माना। काम तो m1/m2 से चल रहा था, समस्या यह थी कि यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ निकालनी पड़ रही थी, तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे k/1 अनुपात को k/1 मान के सोल्व करूँगा तो मुझे सिर्फ k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। k क्या है, m1/m2 है, यानी मुझे अनुपात पता चल जाएगा। करके दिखाता हूँ फिर ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे तो सिर्फ बातचीत चलती रहेगी। ठीक है, तो वही सेम चीज़ भाई, हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। लिख देता हूँ, -3,10 है, एक है हमारे पास 6,-8। इस पॉइंट का नाम दिया मैंने A, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने B। ठीक है, तो एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट का P नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, -1,6 है ना। तो हमें इस P पॉइंट के अनुपात ज्ञात करने हैं। हमें यह पता करना है कि इस पॉइंट ने इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया। तो मैं उस अनुपात को मान लेता हूँ कि बार k/1, जहाँ पे जो k है वो m1/m2 है। ठीक है, k कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो k को क्या माना मैंने, m1/m2। बस मैं क्यों माना, क्योंकि m1/m2 मानते थे, अगर आप m2 को पहले ही नीचे ले आओ तो हो गया m1/m2 और रेशियो 1 हो गया। m1/m2 को कुछ और नाम दे दो, k नाम दे दिया बस, इसलिए मैंने k/1 मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं विभाजन सूत्र का यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा विभाजन सूत्र से। अब देखना फटाफट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा p-1,6 बराबर हो जाएगा, क्रॉस लगाओ, k की 6 से गुणा करो, 1 की -3 से गुणा करो, बटे में इसका जोड़। ऐसे ही y के साथ करना है, k की -8 से गुणा करो और -1 की 10 से गुणा करो, सॉरी -1 की क्यों भाई, 1 की प्लस का 10 होगा ना,
बटे में इनका जोड़, ठीक है। हो गया p माइनस 1,6 बराबर, चलो ये तो आ ही गया था यार, वापस के लिखने की जरूरत है। अब यहाँ से -1 बराबर हो जाएगा इसके 6 के -3 बटा k + 1 के, है ना। ऐसे ही 6 बराबर हो जाएगा हमारा -8k + 10 बटे में k + 1 के, ठीक है। अब k + 1 भाग में है, यहाँ जाके गुणा में, बराबर है 6 के -3, ये हो गया माइनस का k माइनस का 1 बराबर 6 के -3, 6 के को इस तरफ ले आता हूँ उठा के, माइनस के तो था ही, माइनस का 7 के हो जाएगा, और माइनस के 1 को भाई साहब को यहाँ भेज देते हैं, माइनस का 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7 के और माइनस का 2, के की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस का 2 बटा माइनस का 7, 2/7। के क्या था हमारा m1/m2 था, तो यहाँ पर भी तो वही आया, m1/m2 कितना आ गया 2/7 आ गया। लेकिन सहूलियत हो गई, पिछली बार m1 m2 कन्फ्यूजन सी थी यार, अब की बार कुछ कन्फ्यूजन नहीं हुई, हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी थी, 2/7 आ गई, k की वैल्यू 2/7 आ गई। अगर आप यहाँ पर रखोगे तो हो गया 2/7/1, 7 ऊपर चिपक जाएगा जाके, 2/7 हो जाएगा वापस से। बात समझ में आई। सेम चीज़ अगर आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पर भी k की वैल्यू 2/7 ही मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। 6 बराबर माइनस का, चलो इस यार k + 1 को गुणा में ले आते हैं ना, क्यों बार बार लिखें, तो 6k + 6 हो जाएगा, ये गुणा में जाएगा तो माइनस का 8k + 10, इसको आप उठा के यहाँ ले आओ, 6k + 8k बराबर 10 - 6, 14k बराबर 4, k की वैल्यू वापस क्या आ गई 4/14, 2 दूनी 4, 2 7 14, k की वैल्यू 2/7, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। तो आप जो है ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा k/1 में करने की, m1/m2 में भी कर सकते हो, उसमें भी आंसर आता है, k/1 में आसान हो जाता है, बस जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कर दो, कर लेंगे। अभी मैं 5वें क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा, और 5वां क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, कल के लेक्चर में हम उसको करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, पहले लेकिन आप खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं 5वां क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझा भी देता हूँ, लेकिन ट्राई खुद करना। पहले पढ़ लो क्या कह रहा है, करेंगे कल इसको। देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है मतलब मैंने पहले आपको बताया था, x अक्ष से कोई भी रेखा अगर काटती हो तो जो x अक्ष पे पॉइंट बनता है ना, वो x,0 के रूप का बनता है, समझ रहे हो। यानी 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट है 1,-5 और एक पॉइंट है -4,5, ठीक है। ये जो रेखाखंड है ये x अक्ष को काट के जाता है, समझ में आई। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो जो रेखाखंड बनेगा वो x अक्ष को कहीं ना कहीं काटता होगा, ठीक। तो लेट्स से वो मान लो कि x,0 पे काट रहा है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है ना, और साथ साथ हमें यहाँ के निर्देशांक मालूम करने हैं कि भैया ये इस पॉइंट ने इस रेखाखंड को किस रेशो में काटा है, समझ रहे हो भाई। 5:3 है, 2:3 है, 1:2 है, किस रेशो में इस पॉइंट ने इस रेखाखंड को विभाजित किया ये मालूम करना है। कैसे करोगे, वैसे ही है, यहाँ पे k/1 मानोगे, ठीक है, और सोल्व करते जाना, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आप इसको सोल्व करते जाना, ठीक है। सोल्व करते जाओगे तो एक जगह पे जाके अटक जाओगे, आपको लगेगा यार इसके बाद क्या करूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक जगह पे जाके अटकोगे जरूर,
ठीक है। उसके बाद वहाँ पे रुकना मत, उस चीज़ को छोड़ करके आप वाई निर्देशांक पे फोकस करना। एक्स निर्देशांक पे अटकोगे कहीं ना कहीं, एक्स निर्देशांक को वहाँ तक जितना करा है वहाँ तक छोड़ करके वाई निर्देशांक पे फोकस कर लेना, ठीक है। और उसके बाद उसको सोल्व करना, आपका आंसर निकल जाएगा। पहले खुद ट्राई करना, ठीक है, खुद मातापिती करके, बहुत सारी नहीं निकलता है तो आप कल देख लेंगे इसको। तो आज हमने क्या किया, आज हमने क्वेश्चन किए हैं दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। सोचा तो था पांचवा ही कराएंगे लेकिन पांचवा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, दूसरा, तीसरा और चौथा करेंगे, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा हमने कर लिया। ये तीनों क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में कर लेना अगर फेयर कॉपी लगा रखी है तो। और मैंने रफ कॉपी पे कल कहा था कि 4.2 करना, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 4.3 कर लेना। छुट्टी तो चली रही आपकी, 4.3 आज ख़त्म कर लेना। पिछला अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 4.3 रफ कॉपी पे बिना देखे सारे क्वेश्चन आप निकाल के देख लेना, ठीक है। बस इतना ही करना था। थैंक यू।